चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे डिविडेंड डिसीजंस पे, बेसिक कंसेप्ट्स पे हमने बात की। डिविडेंड पॉलिसी कैसे डिसाइड होती है, क्या फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाता है, वो सब हमने देखा। तो कल तक जो पढ़ा था उसमें से आपको कुछ पूछना, कोई क्वेरी? क्लियर है पॉइंट्स? आगे देखें। आज एक टॉपिक है पेज नंबर 6 पे जो हमने पेंडिंग रखा था कल, वो कंप्लीट कर सकते हैं आज, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर है तो अब बात समझ आएगी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, काफी सारे पॉइंट्स हैं, उनको जितने मार्क्स का क्वेश्चन बनाना हो इसमें से बना सकते हैं। कितने डिटर्मिनेंट्स है उसमें से आप वेटेज के हिसाब से लिख सकते हो। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बन सकता है। मेजोरिटी पॉइंट्स कवर करोगे तो बेटर रहेगा। देखते हैं क्या बोला है। सबसे पहला पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द लीगल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, लीगल रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि लॉ में क्या लिखा हुआ है रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो हमने कल पढ़ा था बीच में कि भाई डिविडेंड मस्ट बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स और द रिजर्व्स ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स। तो उसके अलावा आपको डिविडेंड कैपिटल में से पे नहीं करना चाहिए। ये कैपिटल में से आप पे करोगे तो धीरे धीरे करके कंपनी के पैसे खत्म हो जाएंगे और अल्टीमेटली तो वही पैसा इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर रहे हो जो उन्होंने ही आपको दिया है। तो लीगल कंडीशंस को आपको फॉलो करके चलना है और उस हिसाब से डिविडेंड पे करना है। ये बात पहले तो क्लैरिफाई की। फिर बोला है मैग्नीट्यूड एंड द ट्रेंड ऑफ अर्निंग। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो डिविडेंड देते टाइम, या फर्क नहीं पड़ता है? फर्क पड़ेगा, अर्निंग्स पे तो डिपेंड करता है। बेसिक पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी और ट्रेंड ऑफ अर्निंग मतलब आपकी अर्निंग हर साल बढ़ रही है, कम हो रही है, स्टेबल है। उस हिसाब से हमने कल जो चार्ट्स देखे थे कि अर्निंग ऊपर नीचे हो सकती है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी या स्टेबल पे आउट रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। वैसा डिजायर एंड द टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या सोच के आए हैं कंपनी में। अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, री इन्वेस्ट कर रही है, रिटर्न बढ़ा रही है, लेकिन इन्वेस्टर के हाथ में कुछ पैसा नहीं आता डिविडेंड के नाम पे। बट इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि उसको हर साल कुछ डिविडेंड मिले, जो उसको दिखे कि उसके हाथ में कुछ कैश आया। तो अगर नहीं दे रहे हो और वो एक्सपेक्टेशन रखता है तो फिर वो शेयर बेच के निकल जाएगा। बात समझ आ रही? तो आपको डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करते टाइम अपने इन्वेस्टर्स का इंटेंशन भी जान लेना चाहिए और उसकी भी रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी। अदरवाइज फिर लॉन्ग टर्म में आपकी वैल्यू क्रिएशन नहीं हो पाएगी, भले आप अच्छा काम कर रहे हो। वैसा है क्योंकि जो उनका डिमांड है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो उनके डिजायर को आपको ध्यान में रख के फिर डिसीजन लेना है। नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, हाँ ये भी एक पॉइंट है ना। इंडस्ट्री कैसी है, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, आपकी जो कंपनी है उसका जो बिजनेस है वो कैसा है, बाकी लोग इस इंडस्ट्री में किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स और पीयर कंपनीज डिविडेंड देती है और आप बिल्कुल नहीं दे रहे हो तो भी थोड़ा सा इशू आ सकता है। और आपकी इंडस्ट्री वैसी है कि जहाँ पे डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है तो फिर ठीक है, आपको देना है नहीं देना है अलग बात है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को ध्यान में रख के आपको चलना पड़ेगा। ये भी एक फैक्टर हो गया जो रेलिवेंट फैक्टर है जिसपे आपको ध्यान देना है। वैसे ठीक है, उस इंडस्ट्री में इनकम कैसे जनरेट हो रही है उस पर भी डिपेंड करेगा। एज ऑफ द कंपनी, न्यूली एस्टैब्लिश्ड एंटिटी है या सीजन्ड कंपनी है, पुरानी कंपनी है, उस पर भी ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करेंगी। वैसा बोला है। इसके बाद फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, ये सब बातें कल हो चुकी है। आज अगर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो आप ये तो देखोगे ना कि अगले साल पैसों की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर अगले साल नियर फ्यूचर में हम कोई नया वेंचर स्टार्ट करने ही वाले हैं तो डिविडेंड कम दो फिर, क्योंकि आप अभी पैसा दे दोगे फिर अगले साल फिर जरूरत पड़ेगी, फिर वो पैसा कहीं से बोरो करोगे या और सिक्योरिटीज इशू करोगे, तो अननेसेसरी फिर ज्यादा पे आउट करके सेंस नहीं है। तो फ्यूचर में आपको फंड की कितनी रिक्वायरमेंट है वो देख लेना चाहिए। कल जो हमने देखा RIL वर्सेस IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को नीड नहीं है, पैसा बांट दिया, रिलायंस वाले को नीड है तो उसने डिविडेंड कम दिया। तो ये कैलकुलेशन रहेगा। हाँ चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेना चाहिए कि कितना आपको डिविडेंड अभी देना सही रहेगा और कितना नहीं। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी, वो भी कल बात हो रही थी। जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे उतना इन्वेस्टर को टैक्स लगेगा, तो उसके बदले एक बाईबैक वाला ऑप्शन हमने डिस्कस किया था। तो ये भी कैलकुलेशन का क्राइटेरिया है। पॉलिसी ऑफ कंट्रोल, पॉलिसी ऑफ कंट्रोल में क्या बोला है? If the directors want to have control of the company, they would not like to add new shareholders and therefore declare a dividend at a low rate, because by adding new shareholders they fear dilution of control. हाँ वो भी एक पॉइंट है। मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनके पास भी शेयर होल्डिंग होती है। अब जितना ज्यादा डिविडेंड बांटेंगे उससे क्या होगा ना, इन्वेस्टर्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और लोग आएंगे।
और लोग आएंगे तो इक्विटी और लोगों में बटेगी। तो मैनेजमेंट चाहता है कि कम लोग रहे, छोटा ग्रुप रहे, छोटा ग्रुप रहे इन्वेस्टर्स का, तो बांटने वाले कम हो तो ज्यादा अच्छा है, हमारे पास भी शेयर होल्डिंग बनी रहेगी, हमारा कंट्रोल बना रहेगा। तो टू मेंटेन द कंट्रोल, आप अपने पास ज्यादा शेयर होल्डिंग रखना चाहते हो तो डोंट मेक द कंपनी मोर अट्रैक्टिव बाय पेइंग मोर डिविडेंड्स। ज्यादा डिविडेंड दोगे ना तो मार्केट में ज्यादा लोगों की नजर में आओगे, तो अननेसेसरी और इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड आएंगे जो आप नहीं चाहते हो। तो थोड़ा लो प्रोफाइल रखना भी जरूरी होता है, तो वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है टू डिसाइड ये डिविडेंड कम देना है। बिजनेस साइकिल आपका कैसा है, उसका स्टेज कैसा है। बिजनेस साइकिल का स्टेज मतलब ऐसा है, हर बिजनेस का एक है ना ईयरली साइकिल भी होता है। जैसे एक पीक साइकिल आता है, एक थोड़ा सा स्लगिशनेस या डाउन साइकिल आता है। जैसे एफएमसीजी गुड्स है या फिर जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं, अब दिवाली का टाइम होता है तो सब लोग शॉपिंग करते हैं, तो खरीदी ज्यादा होती है, तो कंपनियों की सेल बढ़ती है। लेकिन उसके बाद एक थोड़ा सा स्लम्प या एक ऑफ सीजन भी आता है कि अभी इतनी डिमांड नहीं है। तो वो साइकिल जो है वो पूरे साल में वेरिएबल रहता है सीजन के हिसाब से। अभी शादियों का सीजन है, तो शादियों से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उन सबका बिजनेस अच्छा चलेगा। लेकिन फिर वो मुहूर्त चले जाते हैं तो खाली पड़ा है, तो ऑफ सीजन होता है। तो साइकिल हर कंपनी का होता है और उनको देखना पड़ता है कि अभी हमारा साइकिल ऐसा है कि कैश इतना आ नहीं रहा है, अभी इस पॉइंट पे ज्यादा डिविडेंड बांट दिया तो बिजनेस चलाने में शॉर्टेज हो जाएगी। अभी ऐसा साइकिल है कि बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, सेल हो रहा है, अभी डिविडेंड देना है तो फटाफट दे सकते हैं, जो कैश आ रहा है उसमें से निकल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको करके चलना पड़ता है, वैसी पॉइंट है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिंपल मतलब कि जितना भी पैसा आपने लोगों से रेज किया है उस पर आपको उनको इंटरेस्ट या डिविडेंड कितना देना पड़ेगा। इस पे हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले, तो अभी ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं मैं। रेगुलरिटी, ये कल बात हुई थी, रेगुलर डिविडेंड्स, रेगुलर पे करते रहोगे तो इन्वेस्टर थोड़ा सा स्टेबल और शांत फील करेगा। अननेसेसरी फ्लक्चुएशन करोगे तो वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते कौन है वो पता है क्या, आइडिया है? हु आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? ये वो लोग हैं जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, जो इंडिविजुअल रिटेल शेयर होल्डर नहीं है, वो बड़ा स्टेक परचेज करते हैं 5% 10%। तो मेनली म्यूचुअल फंड हाउसेस, इनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। वैसा है तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, वो मैनेजमेंट को पहले ही क्लियर कर देते हैं कि देखो हम आपकी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, बट वी एक्सपेक्ट कि हमें एक रेंज में डिविडेंड मिले, बिकॉज उस कैश फ्लो को हम आगे अपने और बिजनेसेस में यूज करना चाहते हैं। तो फिर आपको वो चीज को भी थोड़ा बहुत ध्यान रख के चलना पड़ता है। यू हैव टू मेक इट क्लियर कि हाँ भाई ठीक है, जितनी आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उतना डिविडेंड हम दे पाएंगे, नहीं देने वाले तो पहले ही मना कर दो, इन्वेस्टमेंट लो मत उनसे। वैसा तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। लिक्विड रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं, पैसा कितना अवेलेबल है ऑन हैंड। डिविडेंड देने के लिए कैश चाहिए ना, फंड्स ही नहीं है हाथ में, पैसा ब्लॉक हुआ पड़ा है तो डिविडेंड कहां से बांटोगे। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। तो ये सब फैक्टर्स जो है 13 पॉइंट्स, दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। और इन सब चीजों को असेस करने के बाद आपको डिविडेंड पॉलिसी बनानी चाहिए, सोचना चाहिए। ये पॉइंट्स बोलो, यहां तक कुछ कंफ्यूजन क्लियर हुआ? पॉइंट ठीक है। तो थियरी आंसर था आपका, वो कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 13 पे, डिविडेंड थियरी, डिविडेंड मॉडल। पेज 13 पे आ जाओ। हाँ चलो ध्यान देना। अब यहाँ पे ना कुछ थियरीज दे रखी है कि डिविडेंड पॉलिसी का इम्पैक्ट कंपनी की वैल्यूएशन पे, कंपनी के शेयर्स पे क्या पड़ता है। दो ऑपोजिट अप्रोचेस है, कंसेप्चुअल बात है, ध्यान से समझना। एक को हम बोलते हैं थियरी ऑफ इररेलेवेंस और दूसरे को हम बोलते हैं थियरी ऑफ रेलेवेंस। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, थॉट प्रोसेस अपोजिट है, दो लोगों की सोच एकदम अपोजिट। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा मानते हैं, ऐसा बोलते हैं कि आप डिविडेंड कितना देते हो और कितना नहीं देते हो, इससे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन पे फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। और एक ग्रुप ऐसा बोल रहा है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिविडेंड कितना भी दो, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म एट द एंड सेम रहती है। मतलब डिविडेंड पॉलिसी इज इररेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूइंग योर फर्म। और दूसरा ग्रुप बोलता है, बोले नहीं नहीं, डिविडेंड कम देने और डिविडेंड ज्यादा देने से फर्म की वैल्यू पे फर्क पड़ता है। अब हमें वही चीज यहाँ पे क्लैरिफाई करनी है कि दोनों अप्रोचेस में वो लोग जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट बोल रहे हैं। एक हाँ बोल रहा है, एक ना बोल रहा है। तो हाँ वाले के पास भी अपना कुछ लॉजिक होगा, ना वाले के पास भी कुछ जस्टिफिकेशन होगा। वही हमें यहाँ पे देखना है कि वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, ये सारी बातें वो लोग कैलकुलेशन के साथ समझा रहे हैं, तो हम वो भी देखेंगे, कैलकुलेट करके भी देखेंगे। बट एक पॉइंट है, दोनों ही थियरीज में कुछ अजम्पशंस हैं।
अब वो अजम्पशंस कितने रियलिस्टिक है कितने अनरियलिस्टिक है वो पढ़ते पढ़ते आपको खुद रिलेट होगा वैसा। अब देखो किसने क्या बोला है, थियरी ऑफ इररिलेवेंस जो है, जहां पे ये बोला जा रहा है कि डिविडेंड आप कितना देते हो इससे फर्म की वैल्यू पे 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ता। वो थियरी ऑफ इररिलेवेंस किसने दी है, दो लोग हैं, मोदिग्लियानी एंड मिलर, ठीक है, पूरे नाम भी लिखे हुए हैं, फ्रैंको मोदिग्लियानी, ये अपने मोदी जी से कनेक्टेड नहीं है, और मेस्टन मिलर, ये दो लोग हैं। और इन दोनों की जो थियरी है उनको टुगेदर बोला जाता है एमएम अप्रोच, नाम थोड़ा बड़ा है, मोदिग्लियानी मिलर, बोलते हैं एमएम अप्रोच, ठीक है। तो एमएम अप्रोच में इन दोनों ने 1961 में थियरी दी थी, एंड दे सेड कि डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म इज इररिलेवेंट, इट डज नॉट अफेक्ट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की वेल्थ पे, कंपनी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिविडेंड कम देते हो ज्यादा देते हो, इट इज इररिलेवेंट, और वो प्रूव करेंगे। अच्छा, इसके ऑपोजिट में दो लोग हैं, एक वॉल्टर है और एक गॉर्डन है, ठीक है। तो वॉल्टर और गॉर्डन दोनों ने थियरी दी है, थियरी ऑफ रेलेवेंस। ये दोनों की थियरीज जो भी हैं जो हम पढ़ेंगे, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, डिविडेंड कम दो और ज्यादा दो, उससे शेयर होल्डर की वेल्थ पे या फर्म की वैल्यू पे फर्क पड़ता है। तो सारी चीजों को हम प्रूव करेंगे। अब एक एक करके अप्रोच देख लेते हैं कि आइडिया क्या है। अब ये सब जो अप्रोचेज हैं, इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला और सम वाला काम कर सकते हो। उससे क्या होगा ना, जो आपको मैं स्टैंडर्ड सम दूंगा जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला बैठ जाता है, तो आप देख देख के लगा लोगे, इसकी वैल्यू ये, उसकी वैल्यू, स्टैटिस्टिक्स में करते हैं वैसे, बट उससे आंसर यहाँ पे आ जाएगा, पर एग्जाम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में इंस्टीट्यूट जो सम पूछ रहा है ना, वो कंसेप्चुअली जा रहा है, आपको कुछ सिचुएशन बना के देंगे, यू हैव टू जज के मुझे इसमें करना क्या है। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिल जाए, वो हर चैप्टर में पॉसिबल नहीं है। तो सम पे, फॉर्मूला पे जाना वो लास्ट स्टेप है, उससे पहले आपको उसका माइंडसेट समझना पड़ेगा कि अप्रोच में जो भी लोग इसके मेकर्स हैं या ड्राफ्ट्समैन हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं, वो सोच क्या रहे हैं। अगर आपको उनकी सोच नहीं समझ आएगी तो आपको सम नहीं समझ आएगी। तो पहले उस पर जाना है, ये कंसेप्ट क्या है, फिर फॉर्मूला और सम्स तो सेकेंडरी पार्ट है, वो तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच में उन्होंने क्या बोला। मैं थोड़ा थियरी के साथ ही जा रहा हूँ। डिविडेंड डिसीजन इज इररिलेवेंट सो फार एज द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म इज कंसर्न। The major argument indicating that dividends are irrelevant to the value of shares and the firm was first propounded by these two, Modigliani and Miller, in 1961. According to them, dividend policy is irrelevant. It does not affect the wealth of the shareholder. They argued that the value of a firm depends on its earning potentiality and investment policy and not the pattern of income distribution. आप पैसा कितना कमा के दे सकते हो, अर्निंग की आपकी जो पोटेंशियल है, दैट इज द मेन क्राइटेरिया। दूसरा बोला है आपकी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है वो कैसी है, कमाया हुआ पैसा कहाँ लगाते हो, इनकम मल्टीप्लाई कितनी करते हो, दैट इज द क्राइटेरिया जिस बेसिस पे इन्वेस्टर आपको जज करता है। आप अपनी कमाई हुई इनकम को बांटते कितना और रखते कितना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। व्हेन इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ अ फर्म इज गिवन, डिविडेंड डिसीजन, दैट इज द स्प्लिट ऑफ अर्निंग बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस। वो वही बात को रिपीट कर रहे हैं। एज ऑब्जर्व बाय एमएम अंडर द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कैपिटल मार्केट, ये assumptions आ रहे हैं, perfect capital market, rational investors, absence of tax discrimination between dividend income and capital appreciation, given the firm's investment policy may have no influence on the market price of the share. अभी assumptions पे ही हमें बात करनी है, तो थोड़ा सा और डेप्थ में हम जाएंगे। कोई भी थियरी अगर कोई देता है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस में ही वो थियरी देता है कि भाई ये मेरे अजम्पशंस है, इस बेसिस पे थियरी काम करेगी, वैसा है। ये आपको एक जनरल एग्जांपल दूं तो जैसे अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार्स होती है, कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है, तो पता है वो कार की लॉन्चिंग के टाइम पे कंपनी डिक्लेयर करती है कि इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी इतनी है, मतलब 25 किलोमीटर पर लीटर। फिर उस पर एक स्टार मार्क लगा होता है, फिर नीचे छोटा सा लिखा होता है, टेस्टेड अंडर दीज सर्कमस्टांसेस व्हेन द कार इज ड्रिवन कंटिन्यूअसली एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अपने हाईवे पे गाड़ी लेके निकलते हैं 110, 120, 150, फिर गाड़ी की एवरेज आ रही है 17-18 की, फिर आप कंपनी में जाके क्लेम कर रहे हो, आप लोग झूठ बोलते हो, आपने बोला 25 की एवरेज आएगी या 17 की आ रही है, तो ये तो गलत है। कंपनी बोलती है सर ऐसा नहीं है, आप 120 पे गाड़ी चलाओगे तो एवरेज कम ही आएगी। आप एक काम करो, 80 किलोमीटर पर आवर की स्टैंडर्ड स्पीड पे गाड़ी चलाओ, 100 किलोमीटर ड्राइव करो, देखो आपको 25 के अराउंड एवरेज मिल जाएगी। तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर अजम्पशंस, यू विल गेट दिस माइलेज। और ब्रेकिंग कम होगा, कांस्टेंट स्पीड होगी, तो आप 150 से 50 पे आ जाओगे, फिर 120 पे आ जाओगे, ऐसे वेरिएशन करोगे, पेट्रोल कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो कोई भी चीज अज्यूम की जाती है, कोई वैल्यू दी जाती है, तो ऑलवेज अंडर अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अजम्पशंस। अब एमएम अप्रोच में उनके अजम्पशंस क्या है वो देखो। फर्स्ट पॉइंट, द कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। परफेक्ट मार्केट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन सबको बहुत फ्रीली और इजीली अवेलेबल है।
मार्केट न्यूज, कॉर्पोरेट न्यूज, ठीक है। ट्रांजैक्शन एंड फ्लोटेशन कॉस्ट डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसा होता थोड़ी ना है। ट्रांजैक्शन एंड फ्लोटेशन कॉस्ट तो एग्जिस्ट करती है, तो ये थोड़े से अजम्पशंस ना इम्प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं। नो इन्वेस्टर इज लार्ज इनफ टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ये भी बात गलत है। छोटी छोटी कंपनीज जिनकी कैपिटल कम होती है, एक बड़ा इन्वेस्टर इतना पैसा लेके आता है, इतने सारे शेयर एक ही दिन में खरीद लेता है ना, प्राइस अपने आप ऊपर चला जाता है। और वही जब बाद में बेचता है ना तो प्राइस गिराता भी है। ये सब अच्छी दुनिया में, राम राज्य में हो रहा है ना, वैसी चीजें हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो इनके जो अजम्पशंस हैं वो थोड़े बहुत इम्प्रैक्टिकल प्रूव होंगे। इन्वेस्टर्स बिहेव रैशनली, सबसे बड़ा तो यही अजम्पशन जो है वो गलत है। क्या इन्वेस्टर्स रैशनली बिहेव करते हैं? रैशनली बिहेव करने का मतलब सोच समझ के, दिमाग लगा के, जो सही है वही करते हैं। इन्वेस्टर ऐसे होते तो बात ही अलग थी। कल नहीं देखा था बॉम्बे ऑक्सीजन, वो इन्वेस्टर है और ये बोल रहे हैं इन्वेस्टर्स बिहेव रैशनली, तो ऐसा होता नहीं है। देयर आर आइदर नो टैक्सेस, पहला ही जोक, देयर आर नो टैक्सेस, और देयर आर नो डिफरेंसेस इन द टैक्स एप्लीकेबल टू डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। यहाँ पे ये लोग ये अजम्पशन ले रहे हैं कि या तो टैक्सेस है ही नहीं, ऐसा तो होने वाला है नहीं। निर्मला सीतारमण का चेहरा आपको आ गया होगा आंखों के सामने, नो टैक्सेस नॉट पॉसिबल। दूसरा बोला है कि अगर टैक्सेस है भी तो डिविडेंड पे लगने वाला टैक्स और कैपिटल गेन पे लगने वाला टैक्स सेम होगा, ये बात भी गलत है। क्योंकि डिविडेंड पे जो इनकम टैक्स लगता है वो स्लैब रेट के हिसाब से लगता है, जितनी आपकी कमाई है उस हिसाब से, और जो कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है वो फ्लैट रेट है, 12.5% और 20%, ये रेट्स है। तो दोनों के टैक्स रेट्स अलग है। ये बोल रहे हैं कि टैक्स रेट या तो होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो सेम होंगे। तो यहीं से बात समझ आ रही है कि इनकी अजम्पशन ही इतने गलत है कि इनकी थियरी सही होना बहुत मुश्किल है। बात समझ आ रही? तो पढ़ाई क्यों रहे वही नहीं समझ आ रहा, बट ठीक है, इन्होंने डिक्लेयर करके छोड़ दिया तो अपने पढ़ रहे हैं, मजबूरी है। ओके, नेक्स्ट, द फर्म हैज अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी फिक्स तो नहीं होती, मार्केट के हिसाब से वेरिएबल होती है। आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हो, मार्केट देख के करते हो ना। अभी गोल्ड का रेट बहुत ऊपर है, अभी गोल्ड नहीं खरीदते। अभी शेयर का मार्केट गिरा हुआ है, शेयर सस्ते मिल रहे हैं, शेयर खरीद लेते हैं, वाइस वर्सा करते हैं। तो पॉलिसी तो वेरिएबल होती है, इन्होंने बोला कि फिक्स्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिस्क और अनसर्टेनिटी डू नॉट एग्जिस्ट। ऐसा होता है क्या? ठीक है, तो भरोसा ही नहीं होगा आपको इनकी बात सुन के। 5 अजम्पशन दिए, 4.5 तो गलत लग रहे हैं। ठीक है, हार्डली कुछ ऐसा है जिसपे आप बिलीव कर पाओगे। तो ये सब हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेसिस का मतलब जो ऑन पेपर अच्छा दिखता है, रियल लाइफ से अलग होता है। तो पता नहीं क्यों टाइम पास कर रहे थे लोग, और 1961 से अभी तक हम इसको क्यों खींचे जा रहे हो समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, जो है वो आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनको पूछा, भाई तुम लोगों के अजम्पशन तो बिना सर पैर के लग रहे हैं, तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो, अब कुछ लॉजिक दे दो, कुछ तो लॉजिक दे दो कंक्लूजन में कि तुम्हारी बात पे विश्वास हो कि हम इसको पढ़ के जा सके। तो वो लॉजिक इन्होंने देने की कोशिश की, वो थोड़ा बहुत आपको डाइजेस्ट होगा क्योंकि कैलकुलेशन भी समझाया है। अब ध्यान देना, वो लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं, बोलने का मतलब ये कि अगर आपने डिविडेंड के नाम पे ज्यादा पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा वो समझो। सिचुएशन ऐसी है कि भाई अगले साल हमें बिजनेस में एक्सपांशन करना है, सो वी नीड सम मनी। अब हमने क्या किया, डिविडेंड के नाम पे ज्यादा पैसे बांट दिए। डिविडेंड के नाम पे जब ज्यादा पैसे बांटते हो तो आपका इन्वेस्टर खुश हो जाता है, अरे यार कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। उससे क्या होता है पता है, शेयर की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन फिर अगले साल जब एक्सपांशन करने के लिए पैसा चाहिए होता है तो आपके हाथ में पैसा नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टर को खुश करने के चक्कर में आपने डिविडेंड के नाम पे प्रॉफिट बांट दिया, खुद की जेब खाली है। अब खाली जेब लेके एक्सपांशन कैसे करोगे? तो आप क्या करते हो पता है, फिर मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाके लोगों से पैसा मांगते हो। पैसा कैसे मांगोगे? और शेयर इशू करके। तो जब आप पैसा मांगने जाते हो तो आपकी वैल्यू वापस कम हो जाती है। तो एमएम अप्रोच में लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि एक कंपनी डिविडेंड बांट के अपने इन्वेस्टर्स को खुश करके जितनी अपनी वैल्यू बढ़ाती है, उतनी ही वैल्यू उसकी ऑफसेट हो जाती है जब वो वापस मार्केट में पैसा मांगने जाती है। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ जितनी वैल्यूएशन बढ़ी उतनी वैल्यूएशन कम हो जाती है, बात बराबर हो जाती है। इसी को बोल रहे हैं थियरी ऑफ इररिलेवेंस। तो चलो आप बाकी के हमारे अजम्पशंस पे हंस लो कि फालतू अजम्पशंस है, ऑन पेपर है, सब ठीक है, लेकिन ये बात तो रियल फैक्ट है कि आप जितना एक तरफ एक को खुश करने जाओगे ना, दूसरा दुखी हो जाएगा, बात बराबर हो जाएगी। तो जितने लोगों में पैसा बटेगा, जितने ज्यादा इन्वेस्टर ऑन बोर्ड आ जाएंगे, फिर एक इन्वेस्टर के माइंड में आपकी कंपनी की वैल्यू कम। तो अभी तो खुश हो रहा था, बहुत सारा डिविडेंड मिला, फिर पता चला अरे यार और पैसे रेज कर रहे हैं लोग, हमारा कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है, हमारे साथ और भी लोग बांटने वाले आ गए, अब यही प्रॉफिट ज्यादा लोगों को बटेगा। नहीं नहीं ठीक है, इतने भी फिर कंपनी खास नहीं है। तो जितना आपने उनको खुश किया ना, उतने नाराज भी हो गए, बात बराबर हो गई। दिस इज कॉल्ड थियरी ऑफ इररिलेवेंस। और देखो ये बात लैंग्वेज में बहुत स्पेसिफिक तरीके से लिखी है। द लॉजिक पुट फॉरवर्ड बाय एमएम इन सपोर्ट ऑफ देयर हाइपोथेसिस इज दैट व्हाटएवर इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ रिजल्ट्स फ्रॉम डिविडेंड पेमेंट। डिविडेंड पे करने से जितना वेल्थ बढ़ती है विल बी एग्जैक्टली ऑफसेट
by the decline in the market price of the shares because of the external financing. जैसे पैसा बाहर से उठाने जाओगे ना, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कम भी हो जाएगी. Hence there will be no change in the total wealth of the shareholders. External financing results in increasing number of shares and the fall in future EPS. ये EPS वाली कल बात हुई थी, बाईबैक जब मैंने समझाया था. 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, 1 लाख लोगों में बट रहा था, तो अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा था? 100 रुपए. मैंने आपको बोला अगर आप बाईबैक कर लेते हो तो जो शेयर्स की क्वांटिटी हो 1 लाख से रिड्यूस होकर 75,000 हो गई, हमने ऐसा अजम्पशन लिया था, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ गया. यही बात हुई थी. यहाँ पे उल्टा हो रहा है, पैसा रेज करने के लिए हम और शेयर्स मार्केट में इशू कर रहे हैं, तो वही 1 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन 1 लाख लोगों के बदले वो 1,25,000 लोगों में बटेगा, तो पर शेयर अर्निंग तो कम हो जाएगी ना. अब जैसे पर शेयर अर्निंग कम होगी, फिर इन्वेस्टर आपकी कंपनी की वैल्यू अपने माइंड में गिरा देगा, तो वो ऑफसेट हो जाएगा. ये बात हो रही है. Thus, whatever a shareholder is benefited in as a result of increased dividends will be neutralized completely on account of fall in the value of shares due to decline in the expected EPS as a result of external financing. Same बात repeat कर दी. According to MM approach, the market value of a share in the beginning of the period is equal to the present value of dividends paid at the end of the period plus the market value of the share at the end of the period. इस बॉक्स को, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, बॉक्स में रख लो. अकॉर्डिंग टू MM हाइपोथेसिस, ये है कैलकुलेशन वाला पार्ट. अब हम कंसेप्ट या लॉजिक से थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं. पूरा नहीं लेके जाऊंगा अभी, नहीं, थोड़ा बहुत जा रहे हैं. और इसमें आपका प्रेजेंट वैल्यू वाला कंसेप्ट यूज होगा, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पड़ा. जब चीजें रिलेट होती, कनेक्ट होती है, तो मजा आता है कि उस चैप्टर में वो पॉइंट पढ़ा तो यहाँ रिलेट हो रहा है. अब ये चीज वैसे होने वाली है. एक है ना अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड. डिस्काउंटेड कैश फ्लो, DCF अप्रोच. लेक्चर के बीच में रील देख रहे होते हो क्या? यहां ध्यान दे दो. हाँ, DCF अप्रोच, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच. इसका सिंपल मतलब ये है, किसी भी चीज की आज मैं कैसे वैल्यूएशन करूं, तो ऐसा बोला जाता है कि फ्यूचर में कोई चीज मुझे कितना कमा के दे सकती है, उसके बेसिस पे मैं आज उसकी वैल्यूएशन करूंगा. और ऐसे ही होता है ना, किसी भी चीज का दाम या उसकी कीमत कैसे डिसाइड होती है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू कितनी होगी. आज लोग गोल्ड के पीछे पैसा लगा रहे हैं, गोल्ड महंगा है फिर भी खरीद रहे हैं. सिल्वर लोग बहुत खरीदने लगे, क्यों खरीद रहे हैं? बिकॉज वो सिल्वर में भी थियरी चल रही है कि यार ईवी में, बैटरी में, हर जगह सिल्वर यूज हो रहा है, तो फ्यूचर में सिल्वर की वैल्यू और बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, तो और रेयर रिसोर्स हो जाएगा, तो फ्यूचर में किसी चीज की कीमत बहुत बढ़ेगी, वो सोच के आप उसका आज पैसा दे रहे हो. बात समझ आ रही? तो इसी अप्रोच को हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच. अच्छा, अब यही चीज यहाँ पे भी इन्होंने कैसे यूज की है MM हाइपोथेसिस में, वो आप देखना. किसी भी शेयर की अगर प्राइस निकालनी, आज की प्राइस, उसको नाम क्या दिया? P0. P0 मतलब प्राइस ऑफ टुडे, सिंपल, 0 पॉइंट है आज. तो बोला इस शेयर की प्राइस हम कैसे डिसाइड करें, इस शेयर से फ्यूचर में हमें क्या कमाई होगी, दैट शुड बी द क्राइटेरिया. अब किसी भी शेयर से जो कमाई होती है, कल मैंने आपको बताया था शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है ना, वो 2 तरीके से मिलता है, याद है? एक मैंने आपको बोला था डिविडेंड, और दूसरा कैपिटल अप्रिसिएशन. ये बात याद आ रही? यही पॉइंट अब यहाँ पे रिलेट होगा. वो पर्टिकुलर शेयर से आपको अगले साल जो डिविडेंड मिलेगा, लेट इट बी D1, तो उसको यहाँ पे नाम दे दिया D1, फ्यूचर कैश फ्लो. अच्छा, और जो कैपिटल अप्रिसिएशन होगा वो कैसे पता चलेगा? जब ये शेयर में 1 साल के बाद बेचूंगा, तो किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचूंगा, लेट दैट प्राइस बी P1. तो इन शॉर्ट, किसी भी चीज का आज का दाम डिसाइड करना हो, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में मुझे इससे क्या क्या फायदा होने वाला है. तो भाई एक तो डिविडेंड मिलने वाला है, और 1 साल के बाद जब मैं शेयर बेचूंगा तो अप्रोक्स इतने प्राइस पे बिकेगा, तो उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि आज का प्राइस कितना दूंगा. बट अगेन, ये वैल्यू आज की वैल्यू, और ये वैल्यू 1 साल बाद की वैल्यू. तो आज की वैल्यू और 1 साल बाद की वैल्यू डायरेक्ट कंपेरेबल है? दोनों सेम टाइम पॉइंट पे है या अलग अलग टाइम फ्रेम में है? और टाइम वैल्यू ऑफ मनी याद करो, आज का 1 लाख रुपया और 1 साल बाद का 1 लाख रुपया क्या सेम होता है या अलग अलग होता है? तो अगर 1 साल बाद की वैल्यू को आज की वैल्यू पे लेके आना हो तो क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग. बात समझ आ रही? तो ये है 1 साल बाद की वैल्यू, इसको करेंगे डिस्काउंटिंग, तो आज की वैल्यू पे लेके आएंगे. अब डिस्काउंटिंग करने के लिए चाहिए आपको डिस्काउंटिंग रेट, सम परसेंटेज. तो मैंने बहुत बार टर्म भी यूज किया था, डिस्काउंटिंग रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसे करके मैं यूज कर रहा था. सेम चीज यहाँ पे भी है. इसको हम डिवाइड करेंगे विथ अ पर्टिकुलर डिस्काउंटिंग रेट, जिसको यहाँ पे मैं सिंबल दे रहा हूँ KE. नया सिंबल है आपके लिए, KE. ये KE होता क्या है? दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल
या डिस्काउंटिंग रेट विथ रेफरेंस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर इस पर्टिकुलर शेयर से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन। जैसे आप वो स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे थे पिछले चैप्टर में, 12% इंटरेस्ट मिलेगा, 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो मान लो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है कि भाई 12% पर एनम का रिटर्न तो मेरा इस पर्टिकुलर शेयर से निकलना ही चाहिए, तो हम डिस्काउंटिंग रेट क्या ले लेंगे, 12%। और एक साल से डिस्काउंटिंग करनी है और कुछ नहीं, 1+i है। अब वैसे मान लो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखा था 1+i, अब इसको 1+i मान लो तो भी चलेगा। बात समझ आ रही? तो आज किसी शेयर का प्राइस निकालना हो तो उसके लिए हम फ्यूचर में उससे आने वाला जो भी पैसा है उसको एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड रेट पे डिस्काउंट करेंगे तो आज की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो, सिचुएशन समझ आ रही? क्लियर? कुछ डेटा अज्यूम करना है तो वो भी अज्यूम कर लेते हैं। कोई पर्टिकुलर शेयर है जो आपको डिविडेंड देगा साल के एंड में 10 रुपए का, और आपको लगता है कि एक साल बाद अगर आपने शेयर बेचा तो इस शेयर के कम से कम आपको 240 रुपए तो मिल जाएंगे, ये डेटा सजेस्ट कर रहा है। अच्छा, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं शेयर में पैसे लगा रहा हूँ ना तो 12% पर एनम का रिटर्न तो मुझे चाहिए, एक साल के लिए पैसा होल्ड कर रहा हूँ तो 12% तो निकले, तो आज मैं शेयर का कितना पैसा दूं तो मेरी 12% की एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएगी। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सारा डेटा इसके अंदर पुट करके वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम P0 फाइंड आउट करते हैं तो डिविडेंड कितना मिलेगा, 10 रुपए, शेयर बेच के कितना आएगा, 240 रुपए, और मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी है, 12%, एक साल के बाद की, तो डिस्काउंटिंग 1 ईयर से होगा, तो ये 250 रुपीज को आप डिस्काउंट करोगे 12% से, तो जो भी वैल्यू आएगी ना उतना पैसा अगर आप इस शेयर का आज दे रहे हो तो यू विल गेट 12% रिटर्न। एक बार गिन के देखो ना कितना आ रहा है। इसलिए मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले दिन पढ़ाया था ताकि ये चीज समझ में आए। 223, बाकी सब भी देख लो आ रहा है। 223 करेक्ट। अब अगर आज आपको ये शेयर 223 रुपए में मिल रहा है तो उठा लो। अब मुझे बताओ, बेचने वाला बोल रहा है कि आज का जो मार्केट प्राइस है वो है 230 रुपए, खरीदना चाहिए? अगर 230 में मिल रहा है तो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? महंगा नहीं हो गया? 230 में खरीदोगे तो 12% रिटर्न निकलेगा क्या? आज 230 रुपए दे के अगर ये शेयर खरीद लेते हो तो आपका 12% रिटर्न निकलेगा, क्योंकि एक साल के बाद आपको डिविडेंड तो 10 रुपए मिलने वाला है और ये शेयर 240 में बिकने वाला है, तो आपका रिटर्न कम नहीं हो जाएगा? बात समझ आई? आइडियल प्राइस इज 223, आइडियल प्राइस टू अचीव 12% पर एनम रिटर्न। तो अगर इसे महंगा मिलेगा ना तो नहीं खरीदना, क्योंकि फिर रिटर्न कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसे सस्ता मिले तो पूरे 219 में ले जाओ, ला भी ला, फटाफट दे दे। समझ आ रहा है? अगर 219 में खरीदा ना तो आपका एक्चुअल रिटर्न 12% से ज्यादा हो जाएगा, 4 रुपए और बचे ना आपके। समझ आ रहा है? लेकिन 230 में खरीदा, 7 रुपए और कट गए तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो किसी भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए आज की वैल्यू हम ये अप्रोच यूज करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच, वही अपनी प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। और इससे जो वैल्यूएशन आती है उसको करेक्ट वैल्यू मान के हम असेसमेंट कर सकते हैं वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। तो इससे ज्यादा पैसे मांगेगा तो नहीं दूंगा, इससे कम पैसे मांगेगा तो खरीद दूंगा। क्लियर हुआ है? ठीक है। तो दिस इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच। ये यहाँ पे एमएम अप्रोच में ये फॉर्मूला काम आने वाला है। मैं अभी उसका सम तो बाद में गिनवाऊंगा, अभी सिर्फ आपको ये फॉर्मूला समझा रहा हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है। और इसको थोड़ा सा ना ठीक करके लिख देता हूँ, काफी चीजें हो गई इसमें तो आइडिया नहीं रहेगा। डीसीएफ अप्रोच लिखा हुआ तो है आपके नोट्स में, तो है थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन समझ लेते हैं, जस्ट टू मेमोराइज द फॉर्मूला कि कैसे यूज हो रहा है। D1 + P1, नोटेशन समझने पड़ते हैं ना, फर्स्ट टाइम है तो फिर थोड़ा सा याद नहीं रहता। सिंपल फॉर्मूला आज का प्राइस निकालने के लिए। अब डिविडेंड के लिए कुछ और डेटा ले लेते हैं, आप सॉल्व करके बताओ क्या होगा। कोई कंपनी बोल रही है हम डिविडेंड देंगे 15 रुपए और एक साल के बाद इस शेयर का प्राइस हो जाएगा 750, और एक इन्वेस्टर के तौर पे आपकी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 10% रिटर्न तो निकलना ही चाहिए, नहीं तो फिर इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं है। तो आइडियली आप इसके लिए कितना पैसा देने के लिए रेडी हो, ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो। 695.45, चलो इतना ही रखते हैं, पैसे में नहीं जाते। 695, बात समझ आ रही? तो दिस इज द आइडियल प्राइस। इस प्राइस पे आपका इतना रिटर्न निकल आएगा ये सिनारियो में। लेकिन अगर इसे महंगा मिल रहा है तो फिर खरीद के कोई फायदा नहीं है। समझ आए? सस्ता मिल रहा है तो ले लो। चलो मैं इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ऐड करता हूँ। एक सेलर है, वो आपको ऑफर कर रहा है
आज का जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं ये शेयर जो आप 695 में खरीदने को रेडी हो, 695 में नहीं बेचूंगा, मैं बेचूंगा 705 में। सो दिस इज P0, ठीक है। 705 में अगर वो बेचता है तो मुझे ये बताओ कि इस सिनारियो में आपका फिर रिटर्न कितना निकला? 10% से कम निकलेगा, ज्यादा निकलेगा? ये तो ऑलरेडी पता चलेगा, कम ही निकलेगा, क्योंकि आप महंगा खरीद लो, बट परसेंटेज में वो कितना होगा वो गिन के बता सकते हो? जी नो, बताओ मुझे। फॉर्मूला तो यही है, कुछ नया नहीं है, फॉर्मूला यही रहेगा। मिसिंग फैक्टर चेंज हो जाएगा। P0 आपको ऑलरेडी दे दिया, D1 वही रहेगा, P1 भी वही रहेगा, सिर्फ KE मिसिंग हो जाएगा। तो आपको गिनना हो कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको रिटर्न कितना मिला, तो कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगा। ठीक है, इसमें से KE निकालो, सिंपल। देखो कितना आ रहेगी ना, कितना? नहीं, वो ये अच्छा, ये पूरे का बोल रहे हो 1.08, हाँ तो उसमें से 1 माइनस होगा, फिर इंटू 100 होगा, मतलब 8% आ रहा होगा। आ रहा है सबको? कुछ नहीं, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा, फिर 1 माइनस हो जाएगा। करो, 1.08 आ रहा है क्या? हाँ तो सही तो आ रहा है, बराबर है। ये ऐसे किया होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 प्लस KE, ये होगा 765 डिवाइड बाई 705, ऐसा होगा। फिर ये 1 प्लस KE इक्वल टू 1.08, ऐसे ही आ रहा है। तो अब इसमें से KE की वैल्यू निकाल लो, KE विल बी 0.08। अब इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 कर दो, कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। और एनम समझ आ रहा है? रिटर्न कम हो गया, होना ही था, ठीक है, आपने ज्यादा पैसे दे दिए। 695 वॉज द आइडियल प्राइस, इससे 1 रुपया भी ज्यादा दोगे तो आपका 10% रिटर्न नहीं निकलेगा। समझ आ रहा है? अब दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। मान लो P0 जो है वो 660 रुपीज है, सामने वाला बोल रहा है 660 में मैं बेचने को रेडी हूँ, अपनी तो लॉटरी लग गई, रिटर्न बढ़ गया। अब इस प्राइस पॉइंट पे अगर खरीदते हो तो आपको कितना एक्चुअल रिटर्न मिलेगा, गिन के बता दो। सेम कैलकुलेशन और शायद और सिंपल लगे, बाकी डेटा तो सेम है, सिर्फ KE आपका चेंज हो जाएगा। 0.15, ठीक है। हम्म, 15.9 आ रहा है, 15.9, ठीक। तो इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप परचेज करते हो तो आपका रिटर्न निकल रहा है 15.9%। देखो, कंसेप्चुअली बात समझ आई तो आप सोच पा रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सिचुएशन है, तो सस्ते में मिल गया तो आपका रिटर्न अपने आप बढ़ गया, ये पॉइंट है। तो ये जो फॉर्मूला है ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच पे आया। MM अप्रोच में हम जो सम सॉल्व करेंगे वो यही फॉर्मूला यूज करके आगे सॉल्व करेंगे। अभी हमने वो प्रूव नहीं किया, थियरी ऑफ इररिलेवेंस, हमने सिर्फ प्राइस निकालना सीखा है। अभी थियरी ऑफ इररिलेवेंस अपना बाकी है, पर वो आज का पार्ट नहीं है, आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। कल फिर मैं वो कैलकुलेशन फ्रेश स्टार्ट कर पाऊंगा, ठीक। आज थोड़ा हैवी हो जाएगा।